तो आज अपने जो लेसन पीछे का छोड़ा था उसमें कुछ बच गया था। वाटर था, नेचुरल वेजिटेशन था एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज थे। तो वाटर से शुरू करते हैं, क्योंकि सॉयल और लैंड तो आप पढ़ चुके हो, अब वो याद भी हो चुका है, इसलिए उसकी तो बात करेंगे नहीं। अब अपने वाटर के बारे में देखते हैं। वाटर, व्हाट डू यू मीन वाटर? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बताया था ना मैंने। रिन्यूएबल जैसे सन रेज हैं, वाटर है, ये एयर है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल भी बताया हुआ मेरा, जो जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, माइंस से जो निकाले जाते हैं। इफ वंस डेप्लेटेड इज डेप्लेटेड, खत्म तो खत्म। तो वाटर शुरू शुरू में जब इस प्लेनेट का ओरिजिन हुआ, अर्थ का, तो एक ही ओशियन था और उसमें पानी था। प्रीमिटिव ओशियन था। और इसी ओशियन के अंदर क्या है कि लाइफ बिगिन हुई, शुरू हुई 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो आपको कोई पूछे कि लाइफ कहाँ शुरू हुई, वाटर में, एयर में, सोयल में, तो आप क्या उत्तर दोगे? कि वाटर में शुरू हुई लाइफ, इस अर्थ के ऊपर। अब चूंकि इस प्लेनेट के ऊपर ही वाटर था और प्लेनेट के ऊपर वाटर नहीं है, तो ये दूर से क्या है कि ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट मीन्स अर्थ। वाटर जो रिसोर्स है, इतना सारा वाटर है, मतलब 70% अर्थ के ऊपर 70% वाटर ही वाटर है। और ओशियन भरे पड़े हैं पानी से। काम का है क्या वो पानी? पोर्टेबल है क्या वो वाटर? नहीं। तो काम का वाटर जो है फ्रेश वाटर है आदमी के लिए। काम का तो ओशियन वाला वाटर भी है, लेकिन फ्रेश वाटर जो आदमी के लिए जो डायरेक्ट काम का है, वो कितना है? 2.7%। 2.7%। ये किस में रहता है? जैसे ग्लेशियर्स है, जैसे रिवर्स में बह रहा है, फ्लो हो रहा है, जैसे क्लाउड्स में है, मतलब रेन वाटर, ये फ्रेश है। तो 2.7% वो वाटर है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि 2.7 में भी क्या है कि 1% ही ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है इसके काम का है। बाकी कोई कहीं ग्लेशियर के रूप में जमा पड़ा है, तो कोई कहीं बादलों के रूप में इधर उधर समुद्रों में बर्फ रेन करवा रहे हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उसको खराब कर रहे हैं। सीवरेज वाटर हो रहा है, तो यानी वो काम का नहीं है। काम का सिर्फ कितना है? 1% वाटर पोर्टेबल है अपने लिए, काम का 1%। और ये 1% जो काम का वाटर है, ये डायग्राम मैंने इसमें इसमें भी ये वो बना दिया है। आप टॉपिक जो जो आगे बढ़ते जाओ उसके नीचे लिखते जाना आप। 1% वाटर पोर्टेबल कहाँ कहाँ है? ग्राउंड वाटर, सरफेस के ऊपर नदियों में बह रहा है ना? वेपर, वाटर वेपर इन एयर, ह्यूमिडिटी होती है कि नहीं एटमॉस्फेयर में, वो। तो ये 1% वाटर पोर्टेबल इस प्रकार से आप इसके नीचे लिख लीजिए। अब जब वाटर के बारे में अपने पढ़ने ही लग गए हैं, तो वाटर का कंजप्शन भी देख लेते हैं। देखिए, वाटर का कंजप्शन, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको क्या है सरप्राइज करेंगे।
आपको थोड़ा इंटरेस्ट इसमें देखो कि व्हाट ए मिरेकल, व्हाट ए सरप्राइज। कंजप्शन जो है वाटर का अपने ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो जो डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। आप 1975 में 3850 क्यूबिक किलोमीटर ईयर वाटर था। कहने का मतलब इसको कैसे, इस यूनिट को फॉर ए नॉलेज यू शुड हैव इट इन ए क्लियरेंस इन योर माइंड। 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, पर किलोमीटर पर ईयर। क्यूबिक, आप मान लो इसी को क्यूबिक बना लेते हैं अपने। ये 1 फुट ऊंचा हाइट में, 1 फुट विड्थ में, 1 फुट लेंथ में, तो एक डब्बा हो गया 1 फुट का। उसमें जो पानी है वो एक क्यूबिक हुआ। वो पानी कितना हुआ? 1 क्यूबिक हुआ। अब इन डिब्बों को 1 किलोमीटर तक इन पानी के डिब्बों को आप अरेंज करो। 1 किलोमीटर तक कितने डिब्बे अपने लाइन में लगाए? जैसे गैस के सिलेंडर लाइन में लगाते थे पहले, उसमें गैस रिफिल करने के लिए पहले, अब नहीं, पहले। तो उसमें गैस जब रिफिल के सिलेंडर इस तरह से रख दिए जाते थे, वैसे ही मान लो पानी के डिब्बे इस तरह से 1 किलोमीटर तक रख दिए जाए। 1 किलोमीटर तक कितने डिब्बे रखने होंगे अपने को? 3850। किस साल में? 1975 में। ये यूनिट हुई क्यूबिक पर किलोमीटर पर ईयर। अब देखिए आप, 25 साल के बाद ही 2000 ईयर के अंदर यही डिब्बे जो है बढ़ के पर किलोमीटर 6000 हो गए। बोलो, मतलब ज्यो ज्यो आदमी का विकास हो रहा है, पानी की खपत बढ़ती जा रही है, हायर कंजप्शन ऑफ वाटर की तरफ जा रहे हैं अपने। अच्छा, कंजप्शन किस किस प्रकार से करते हैं, एक एवरेज निकाला गया। कोई बिल्कुल कम करता है, कोई ज्यादा करता है और करता है, तो एवरेज निकाला गया तो कोई तो 4 लीटर पानी पी जाता है, कोई आधा गिलास ही पीता है। लेकिन चलो एवरेज निकाल लिया कि ड्रिंकिंग में 2 लीटर, पानी पीने में 2 लीटर, और किचन के अंदर खाना वाना बनाने में 4 लीटर। ये खाना वाना बनाने के अंदर 4 लीटर, 4 लीटर। और फिर बर्तन धोने में, बर्तन धोने में 20 लीटर। और उसके बाद में नहाना, ये काम करने के बाद आप नहाने जाते हो, बाथ लेने जाते हो, तो नहाने में 20 लीटर। और नहाने के बाद भी जो आप कपड़े धोते हो अपने, उसमें ज्यादा डबल लगता है, 40 लीटर कपड़ों में। और टॉयलेट और फ्लशिंग के अंदर सारे दिन 24 आवर के अंदर जो फ्लशिंग करते हो आप, 40 लीटर। तो और गार्डनिंग, और आपके शौक हो रहे हैं, गार्डनिंग करना है, पेड़ पौधों में इस तरह से पाइप लेकर खड़े हो जाते हो इस तरह से, वो कितना एवरेज है? 23 लीटर। तो कुल मिलाकर जो ये 2 लीटर, 4 लीटर, 20 लीटर, 40 लीटर, इस प्रकार से जो 23 लीटर टोटल जो है 150 बैठता है। 150 लीटर वाटर जो है आप रोजाना कंज्यूम करते हो पर पर्सन। और भारत में तो पर्सन भी बहुत ज्यादा है भाई, लगभग क्या है कि 1.5 बिलियन के लगभग पर्सन है। यहाँ हर एक चीज की ज्यादा जरूरत है भारत के अंदर। एनीवे, ये वाटर कंजप्शन का बढ़ता लेवल है। वाटर मतलब कि वाटर के यूजेज किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यूजेज बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी आप नेचर नेचर को प्रणाम करिए कि वाटर का जो अमाउंट है
उसको बनाए, रेशियो को बनाए हुए, उस रिसोर्स को बनाए हुए रिन्यूएबल किया हुआ है। तो नेचर को आप रेस्पेक्ट पे करें कि हम इधर रिसोर्स को यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और जो नेचर है वो सप्लाई में भी कोई कमी नहीं रख रही। कहने का मतलब है कि टोटल वॉल्यूम जो रिमेन है वो कांस्टेंट रहता है ऑफ ड्यू टू द वाटर साइकिल, ड्यू टू द वाटर साइकिल। अब इसमें भी आप ये वाटर साइकिल 3 प्रोसीजर बताइए जिसके कारण ये जो कांस्टेंट रहता है वाटर। तो यहाँ अब वही बात आ जाएगी, क्लाउडिंग, रेन कैसे होती है। रेन भाई ओशन से सन जो है वाटर उठाता है, इवोपोरेशन करता है। इवोपोरेशन लिखिए आप यहाँ पर, यहाँ, और फिर उस उसको हवा में मिलाकर बादल बनाता है और हिमालय के यहाँ टकराता है, और कहीं जगह और दूसरे दूसरे तरह से टकराता है दूसरे दूसरे पहाड़ों पर। और प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन, वर्षा, वो जमीन के ऊपर फ्रेश वाटर गिरता है, 1% जो है कांस्टेंट रहता है प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अब वो पानी जमीन के ऊपर आ गया पूरा फुल, उसको जैसे भी स्टोर करना है, जैसा भी चाहिए, जितना चाहिए वो सब स्टोर कर लिया अपने इस रिसोर्स को। बाकी सारा का सारा रिसोर्स यूज के बाद भी इधर ओशियन की तरफ रन ऑफ हो गया, ओशियन में रन ऑफ हो गया, ओशियन में वापस चला गया। तो एक साइकिल बन गया ना, उठा बादलों के इवापोरेशन, क्लाउड, नीचे रेन, रेनिंग प्रेसिपिटेशन, और वापस रन ऑफ इन सी, समुद्र के अंदर वापस। इस वाटर साइकिल से नेचर जो है, जो अपने लायक पानी है और सारा बाकी का दूसरा पानी है, उस सारे अमाउंट को कांस्टेंट रख पाती। एनीवे आगे चलते हैं, आगे अब देखते हैं अपने प्रॉब्लम्स इन वाटर अवेलेबिलिटी। क्या सब जगह पानी मिल जाता है क्या आराम से? जब जब पेरेंट्स को बोलते हो आप कि हम क्या है कि डेजर्ट में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं सबसे पहले? अरे पानी का इंतजाम कर लेना। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ ना कि पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह समान नहीं है। तो पानी की अवेलेबिलिटी किस जगह शॉर्टेज में है? धरती के जो 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया का है या पेनिसुला है, पेनिसुला का मतलब होता है कि जमीन 3 तरफ से पानी से घिरी हुई समुद्र से, उसको पेनिसुला, जैसे डिक्कन प्लेटू अपना इंडिया का, इंडियन पेनिसुला है, अफ्रीकन पेनिसुला है, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का, ये जो पेनिसुला है, इन नेशंस, इन इन पेनिसुला में जो नेशंस हैं, जो राष्ट्र हैं, उनका जो साउथ वेस्ट किनारा है, साउथ वेस्ट किनारा जो है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का ले लो आप अचंभा करोगे कि सारी की सारी आबादी, जो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की, वो ईस्टर्न ईस्टर्न किनारे पर है। बड़े बड़े जितने भी शहर सुनते हो, पर्थ है, सिडनी है, अगरा वगैरह, ये सब सारे के सारे क्या है, शहर जो ईस्टर्न किनारे, वेस्टर्न साइड में पानी की कमी है, डेजर्ट मिलता है। साउथ कौन सा के मतलब लैंड का, पेनिसुला का कौन सा किनारा, कौन सा किनारा?
प्राय जनरली ऐसा नहीं कि भारत का तो जो साउथ वेस्ट केरला आ जाता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा बरसात होती है। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया आ गया, जैसे अरब पेनिसुला हो गया, जैसे अफ्रीका का कोलोरेडो वगैरह और रेगिस्तान है, तो ये जो रेगिस्तान है ये साउथ वेस्ट किनारे में, तो और वहां क्या है कि वाटर की शॉर्टेज होती ही है। नेचर ने इस तरह का कर रखा है वहां, क्योंकि इन किनारों के ऊपर आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेज में कि इन किनारों पर आप पढ़ चुके हो 7th में कि इन किनारों पर डेजर्ट होता है। कारण ये है कि ठंडी यानी कोल्ड ओशियन करंट टकराती है जो वर्षा नहीं करती। जहां वार्म वाटर करंट ऑफ ओशियन टकराएगी वही वर्षा होगी, वही वेजिटेशन होगा, वही वाइल्ड लाइफ होगी। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब आपको कोई पूछ ले कि कोई जगह का नाम देकर या नक्शा मैप देकर कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न दिखाओ आप, भारत का जो राजस्थान का इलाका है वेस्टर्न दिखाइए आप यहाँ पर, अरब सागर का जो सहारा का एरिया है वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्ट ऊपर अफ्रीका का ऊपर का दिखाइए, अफ्रीका का जो साउथ वेस्ट नीचे का किनारा है वो दिखाइए कि यहाँ पानी की अनअवेलेबिलिटी है। और इसी वाटर के वेरिएशन के कारण क्या है कि वेरिएशन का कारण बता दिया ना मैंने, प्रेसिपिटेशन है ना, वहां रेन नहीं होती, रेन वर्षा नहीं होती, तो शॉर्टेज है। और बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया, ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया है वाटर रिसोर्सेज का। वो नेचर क्या है कि वहाँ बैलेंस बनाने में उसको नेचर को दिक्कत होती है, हो रही है, इसलिए शॉर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी रिसोर्स हो, क्या है, सारा डिटेल पढ़ने के बाद में, कमी बेसी पढ़ने के बाद में लास्ट में क्या, बचाव, इस रिसोर्स का बचाव कैसे करना है। मतलब क्या है कि कंजर्वेशन कैसे करना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स। ऐसे ही आप वाटर रिसोर्स, वाटर रिजर्व का आप जो बचाव है करिए, कंजर्वेशन करिए आप। देखिए यहाँ पर लास्ट में ये तो ने यहाँ भी तो अपने को इसका भी तो बचाव करना है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का, वो मैंने यहाँ लिखा है। और प्रॉब्लम्स अवेलेबिलिटी, अच्छा ये वाटर का बचाव मैंने किया नहीं, यहाँ लिखा नहीं मैंने, आप लिख लेना। वाटर का बचाव यहाँ क्या है, किसका बचाव लिख दिया, ये वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन का बचाव लिख दिया। कैसे करते हैं जल्दबाजी में। हाँ, तो इसका बचाव कैसे करते हैं कि जो भी सीवरेज, जो कहते हैं ना पर पर्सन टॉयलेट और फ्लशिंग में 40 किलोमीटर 40 लीटर वाटर जो है खराब हो रहा है फ्लशिंग में पर पर्सन, ये जो खराब वाटर है इसके जो मिनरल्स हैं, इफ्लुएंट्स हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, ये सब क्या है कि हटाने के बाद में इस वाटर को प्योर करके उसके बाद में वाटर बॉडीज में मिला देना चाहिए। वाटर बॉडीज में ये हटाने के बाद मिलाएं, वरना क्या होगा, वो कहते हैं ना कि एक गंदी से हजार से 100 से पूरी बास्केट की जो एप्पल्स है उसको खराब कर दी, एक रोटन एप्पल। तो ऐसे ही यदि वाटर बॉडीज में मिला दिया गया, आपने इफ्लुएंट्स नहीं हटाए,
मिनरल्स नहीं हटाए, बैक्टीरिया नहीं हटाए, कंटामिनेट्स नहीं हटाए, प्लास्टिक कचरा नहीं हटाया, तो सारे वाटर रिसोर्स को खराब कर देगा वो। एक तो ये करना है बचाव के लिए, कंजर्वेशन के लिए, ये हटा के ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज वाटर, ये पॉइंट लिख सकते हो आप बचाव में। इरिगेशन में क्या है कि अपना पानी बहुत खराब होता है। क्या है कि परमेबिलिटी सोइल की ज्यादा होती है, वो नीचे चला जाता है और जड़ उसको एब्जॉर्व कर नहीं पाती, और जड़ को, रूट को पानी चाहिए, तो अपने बार बार इरिगेट करते हैं फिर उसको कि कुछ तो मिले रूट को। लेकिन पानी तो जाया हो रहा है ना, पानी का जो रिसोर्स है वो तो खत्म हो रहा है ना। तो इसके लिए उपाय जो है क्या है कि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन करें, फुहारे वाली सिंचाई करेंगे ना, बूंद 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 सिंचाई। तो नीचे डीप के अंदर वेट करने की कोई जरूरत नहीं। कहां तक वेट करना है? जहां प्लांट की रूट जाती है, बस इतना ही करना है अपने को, तो ज्यादा पानी जाया नहीं होगा ना। अच्छा, दूसरी समस्या, इससे एक फायदा एक और हो जाएगा कि ऐसे ही आप पानी जमीन में छोड़ते रहे तो क्या होगा कि वाटर सीपेज हो जाएगा। मतलब नीचे की जो मिनरल्स हैं वो भाप बन के वो पानी के साथ ऊपर आ जाएगा, खराब पानी वो सारी जमीन को, लैंड को खराब कर देगा सीपेज से। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होता है? एक था ना सीपेज, सीपेज से खराब हो जाएगा, तो इससे भी बचाव हो जाएगा। तो इरिगेशन बाय स्प्रिंकलिंग दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर, तभी कहते हैं ना पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। मतलब क्या हुआ इसका? जो जड़ें हैं, जो वाटर है, जड़ें जो है, वो जो पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशंस जो है, वो क्या करती हैं? पानी के जो बहता हुआ पानी है, रन ऑफ पानी, वाटर है, उसको जड़ें रोक लेती हैं अपने अंदर, उसका फोर्स कम कर देती है। तो एक तो सोयल डिग्रेडेशन बच गया, नहीं होगा, सोयल डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो ये एक बचाव हो गया। और वहां जब वो रूट्स रोकेंगी उस पानी को, पेड़, तो वो आगे नहीं बहेगा, आगे रन ऑफ नहीं होगा, तो वहीं रहेगा, वहीं रहेगा, तो क्या है, नीचे नीचे चला जाएगा, सोख सोख लेगी धरती। तो क्या होगा? जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, जो सोर्स ऑफ वाटर पड़े थे ना अंडरग्राउंड, और ये वेपर इन एटमोस्फियर, ये तीन टाइप के जो आपने पढ़े थे, तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा। वो जो नीचे जा रहा है टेबल अंडरग्राउंड वाटर का, वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवरिंग ऑफ सरफेस, एक तीसरा तरीका हो गया कंजर्वेशन का। अब आइए आप, वाटर वाला सेक्शन हो गया अपना, अब पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन। भाई वेजिटेशन से प्रॉफिट क्या है अपने को? वेजिटेशन से प्रॉफिट क्या है? कभी सोचा है बैठकर? ध्यान लगाना, कहते हैं ना, प्राणायाम करना, ध्यान लगाना। तो सबसे पहला तो प्राणायाम में ही हो गया। अरे रेस्पिरेशन, श्वसन, ऑक्सीजन छोड़ दिए वो हम लेते हैं ना, तो प्राणायाम यानी रेस्पिरेशन। प्राणायाम मत देखना, रेस्पिरेशन, फायदा, प्रॉफिट्स। या शुरू में लिख लो आप रेस्पिरेशन, दूसरा लिख लो आप रोटी कपड़ा और मकान। जितने भी ग्रेन, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, सारे जो रोटी के अंदर काम में लेते हैं, वो वेजिटेशन ही तो है, वेजिटेशन ही तो देती है अपने को। और कपड़ा, कपड़ा मिलता है ना आपको, कॉटन उगाते हो आप,
वो रेशा मिलता है, उससे कपड़ा बुनता है, कपड़ा मिलता है, रोटी कपड़ा। और मकान, मकान क्या है कि आप बड़े बड़े पेड़ों को काट के, लठ काट करके आएगा हाउसेज बनाते हो, टिम्बर के हाउसेज, टिम्बर। तो रोटी कपड़ा और मकान किससे? वेजिटेशन से प्रॉफिट हो रहा है ना आपको? हो रहा है कि नहीं? हम्म। और सॉइल कंजर्वेशन अभी तो बताया मैंने, कवरिंग फॉरेस्ट और अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो जाता है। तो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का भी कंजर्वेशन ही वेजिटेशन से होता है। और इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट में, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है। अब ऑयल इंडस्ट्री है तो ऑयल सीड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसको कॉटन मिलता है कि नहीं मिलता? ये रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज को, तो फायदा है कि नहीं है? और वाइल्ड लाइफ, व्हाट डू यू मीन वाइल्ड लाइफ? भाई ये तो सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके इतना फायदा मतलब दे रहे हैं अपने को। और वाइल्ड लाइफ में क्या है कि एनिमल्स को ले लीजिए, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स को ले लीजिए, उड़ने वाले बर्ड्स को ले लीजिए, और डिकम्पोजर को ले लीजिए। डिकम्पोजर नहीं होगा तो क्या है, धरती गार्बेज से भर जाएगी और कोई आदमी जी नहीं सकेगा यहाँ पर। तो भाई कोई बॉडी, आपने पशु की बॉडी कहीं पड़ी हुई देखी होगी, आप 3 दिन 4 5 दिन के बाद में देखोगे उस पशु का जो मरा हुआ जो मीट वगैरह है वो स्केवेंजर खा गए। स्केवेंजर मतलब साफ करने वाले, जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध, वोल्चर, वोल्चर, जिनको ऊपर से बहुत दिखता रहे, गिद्ध दृष्टि, 219 गुणा उनकी दृष्टि होती है वोल्चर की, गिद्ध की। ये किंग फिशर हुए, बाज, वल्चर है, गिद्ध है। गिद्ध का काम ह्यूमन सोसाइटी के लिए बड़ा भयंकर है। वो स्केवेंजर है। वो क्या है कि सबसे पहले मरी जानवर के ऊपर सबसे पहले गिद्ध आते हैं। और उनकी जो चोंच होती है, बीक होती है, वो क्या है, एक प्रकार का चाकू होता है। और इसके चमड़े को वो काटने का काम वो करता है। वो जब मांस खा लेते हैं उसके बाद में दूसरे बर्ड्स आते हैं, फिर क्या है कि मक्खियां आती हैं, फिर लास्ट में क्या है, डिकम्पोजर, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया वगैरह और जो आंख से भी नहीं दिखते, वो उसको पूरा डिकम्पोज कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। वल्चर्स की एक समस्या भी है। आप वल्चर्स के झुंड आजकल आपको दिखाई नहीं देते। देखिए किस प्रकार से इनडायरेक्ट प्रभाव आदमी जो है, किस प्रकार से दूसरी स्पीशीज के लिए खतरा बना हुआ है। शरीर दर्द, अपना जब शरीर दर्द होता है तो डॉक्टर एक दवाई लिखते हैं, डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक दवाई क्या होता है कि पशुओं को भी दी जाती है, आदमी भी लेता है। तो पशुओं के मीट में भी वो डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन दिया जाता है। वो मीट गिद्ध खाते हैं, वो स्टोर होता होता रहता है डाइक्लोफेनाक उनमें। जो ही वो मीट गिद्ध खाता है, गिद्ध का जो किडनी है वो डैमेज हो जाता है, गिद्ध मर जाता है, यानी वल्चर मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वल्चर स्पीशीज क्या है कि एंडेंजर हो रही है, खतरे में है। वो लास्ट में पढ़ेंगे ना, बचाओ, कंजर्व करो, कंजर्वेशन। एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाओ, वरना आदमी के काम रुक जाएंगे, ठप हो जाएंगे, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ना जरूरी है। तो ये है वाइल्ड लाइफ
के फॉर्म्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, स्केवेंजर, डिकम्पोजर, ये आपको जंगलों में और अपने आसपास मिलेंगे आपको। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहाँ वर्षा ज्यादा होगी, घने जंगल होंगे। एक नंबर पर ले लीजिए अमेजन, अमेजन के जंगल। इक्वेटर पर कितने घने जंगल होते हैं, क्योंकि वहाँ रोज वर्षा होती है, खूब ह्यूमिडिटी रहती है। तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में नेचुरल वेजिटेशन खूब होती है, डाइवर्सिटी भी बहुत होती है, सारे टाइप की स्पीसीज प्लांट्स की मिलती है। यहाँ क्या विशेषता होगी, यहाँ ह्यूमिडिटी और वाटर यानी वर्षा भयंकर होती है। तो वहाँ फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट आपको दिखेगी, घने फॉरेस्ट में आ गए अपने, तो इसका एक दूसरा अर्थ निकाल लोगे आप फटाक से, दूसरा सोचकर। अच्छा, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, रेन ज्यादा पड़ती है, और देखो ह्यूमिडिटी कितनी है। खूब घने जंगलों में घूमने जा रहे हो तो आपको गर्म कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो कि वहाँ क्या घने जंगल हैं क्या, डेंस फॉरेस्ट हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल, वहाँ बहुत घने जंगल हैं, और रेंज भी ज्यादा होती होगी फिर तो। कहाँ होती है, तो वहाँ ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है, साथ में नहीं ले जाएंगे, घूमने के लिए जा रहे हैं। मतलब हैवी रेनफॉल होती है वहाँ, बरसाती ले जानी पड़ेगी आपको। इक्वेटर पर जा रहे हो कहीं घूमने किसी देश में, ब्राजील वगैरह है या लंका वगैरह है, इक्वेटर पर। मॉडरेट वर्षा हो, न कम हो न ज्यादा हो, थोड़ा ह्यूमिडिटी भी, मॉइस्चर भी कम होगी, अपने आप ही कम होगी। जो मॉडरेट बरसात हो, मॉइस्चर भी मिडिल साइज का होगा, ह्यूमिडिटी भी कम होगी, तो वहाँ प्लांट कवर भी कैसा होगा, ग्रास लैंड होगा, बड़े पेड़ नहीं होंगे, घास की साइज के खूब हरे भरे होंगे, बीच की सी बरसात होती है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी इस धरती के ऊपर के, थॉर्नी श्रब मिलेगी। वहां पानी, पानी की तो शॉर्टेज है ही, तो ह्यूमिडिटी कहाँ होगी, जीरो फाइट्स उगेंगे वहां पर, थॉर्नी श्रब्स होगी। जहाँ आप घूम रहे हो कहीं टूर के ऊपर हो, कोई स्कूल का ट्रिप गया है, देखते हो आप, एनालाइज करना, जहाँ के कांटेदार झाड़ियां और आपके सिर तक साइज में आने वाली झाड़ियां वहां मिले, श्रब्स, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ ज्यादा बरसात नहीं होती है, और ह्यूमिडिटी भी एटमॉस्फेयर में कम है। ये अपने प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। अब देखो, रेन ज्यो ज्यो कम हो रही है, ज्यो ज्यो क्या है कि प्लांट कवर कम होता जा रहा है, यानी प्लांटेशन वेजिटेशन कम होता जा रहा है साइज में, और सरफेस वाला प्लांटेशन आ गया, कुछ छोटी छोटी इस तरह से हरे रंग की मोस, लाइकेन, जो चट्टानों पर पहाड़ों पर कैसे चिपकी हुई मिलेगी आपको, वो ऊपर उगती नहीं है, चिपकता है, बस हरा हरा दिखता है आपको, ग्रीन ग्रीन, वो टुंड्रा वेजिटेशन होती है। जहाँ बिल्कुल ठंड होती है, टुंड्रा के अंदर आइस ही आइस पड़ती है, माइनस का टेम्परेचर होता है, और वर्षा नाम की कोई चीज नहीं होती। वो आइस से थोड़ी बहुत बर्फ लेकर वह मोस, लाइकेन, ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये इस प्रकार से वेजिटेशन कवर धरती के ऊपर किस प्रकार से है, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया नेचुरल वेजिटेशन का। अब आ जाइए असली चीज पर। ये जो अभी बताया मैंने, जिंदा लिविंग वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, अभी जिक्र किया आपने, जो पढ़ा,
डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और वाइल्ड लाइफ में कौन कौन होते हैं, वेजिटेशन में कौन कौन होते हैं, कहाँ कहाँ है, क्या क्या, ये पढ़ा, उनका एनवायरनमेंट पढ़ा। ये क्या था? लिविंग। भाई ये तो लिविंग था ना। सोयल पढ़ा आपने, ये तो नॉन लिविंग है, जिसको आप क्या कहते हो? लिथो। सोयल का मतलब क्या होता है? लिथो। सोयल ये पढ़ा आपने, लिथो को पढ़ा, लिथोस्फीयर। वाटर को पढ़ लिया आपने, अभी पढ़ा है वाटर को, हाइड्रोस्फीयर। एटमोस्फीयर की खाली वेपर पढ़ी है, 7th में वैसे पढ़ लिया था आपने, एटमोस्फीयर। तो ये 3 जो स्फीयर हैं ये तो नॉन लिविंग है ना। अभी पढ़े जो लास्ट में पढ़ा है वो लिविंग स्फीयर पढ़ा है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, इसमें प्लांट और वाइल्ड लाइफ आ जाती है। तो ये बायोस्फीयर जो है, इस बड़े 3 जो स्फीयर है नॉन लिविंग, इसके बीच में एक नैरो जोन है। ये बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन बिटवीन द लिथो, हाइड्रो एंड एटमोस्फीयर। आ गया ना समझ में? और आपस में ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, ये दोनों तरफ तीर का निशान लगा सकते हो, एक जाल बना सकते हो, ये आपस के अंदर गुथे हुए इंटरडिपेंडेंट है। और इसकी इस प्रकार की इंटरडिपेंडेंसी जो स्टडी करते हैं वो करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है बायोस्फीयर बिटवीन ए 3 लेयर, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। जो इंटरडिपेंडेंसी आपस में इन स्पेयर्स की, नॉन लिविंग और लिविंग, उस स्टडी जो करते हैं इंटरडिपेंडेंसी, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। चलो अब कंजर्वेशन पर आ जाइए वापस। इसको मिटा ही देता हूँ, पता ही है लास्ट में अपने बचाव पढ़ते हैं, किस किस प्रकार से बचाव करोगे आप। तो पहले में तो आप ये लिख सकते हो कि एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, और जो एक्सटिंक्शन हो गई जो स्पीसीज, खत्म हो गई, एक्सटिंक्शन जो स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, किस कारण से होती है? कारण जब तक नहीं पता होगा तो बचाव कैसे करोगे आप? भाई रोग का कारण जब पता लगेगा टेस्टिंग से, उसके बाद में ही तो डॉक्टर इलाज के लिए दवाई देगा ना। तो जब तक कारण नहीं होगा कि एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्शन कैसे होगी, स्पीसीज खत्म कैसे होगी और खतरे में कैसे आ रही है, ये 2 तरीके से आएगी। एक तो क्या है कि ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण आएगी। ह्यूमन एक्टिविटी में आप सुनते हो ना, फिल्म विल्म भी बनी, जैसे कर्नाटक का लाल चंदन का तस्कर था वीरप्पन, वो चंदन के पेड़ को छोड़ता ही नहीं था। टाइगर का शिकारी घूमते रहते हैं, लोयन का हाथी दांत के लिए हाथी के शिकारी। तो इस ह्यूमन एक्टिविटी को क्या कहते हैं? पोचिंग। भाई पोचिंग जो है ना, ये इन स्पीसीज के लिए खतरनाक है। पोचिंग ह्यूमन एक्टिविटी, और नेचुरल एक्टिविटी भी खतरनाक है। आप सुनते हो अमेजन के अंदर आग लग गई है जंगल में, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई है। वो गर्मी के कारण जब पेड़ आपस में टकराते हैं, चिंगारी कहीं ना कहीं चिंगारी उठ जाती है और आग आगे से आगे बढ़ती जाती है। फायर, वो जब पेड़ होंगे और होंगे, कोई स्पेशल स्पीसीज होगी इस फॉरेस्ट में, खत्म हो जाएगी। फायर है, लैंडस्लाइड्स बहुत पढ़ लिया आपने, वो पेड़, ये जानवर आदमी तक दब जाते हैं,
सब खत्म। और सुनामी का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। सुनामी तो इस प्रकार से पूरे वास्ट एरिया के अंदर आती है, वहां तो जितने भी ओशियन के अंदर कोई स्पीसीज है और है उनको खत्म कर देगी। एनीवे, एक कारण एंडेंजर और एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज का ये भी था। तो इस कारण को मिटाने के लिए दवाई बनाई गवर्नमेंट ने, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। ये दवाइयां हैं एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज को बचाने के लिए। फर्क क्या है इन दिनों में? नाम तो सुनते हो ना, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, इस तरह से सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है वहाँ। वो वहाँ क्या है कि डियर सेंचुरी है, हिरण सेंचुरी है, स्पीसीज के नाम से बोलते हैं सेंचुरी। एक कोटा की तरफ क्या है कि ओल सेंचुरी भी है, उल्लू की सुरक्षा होती है वहाँ। तो पार्क्स में देखिए, आदमी नहीं घुस सकता नेशनल पार्क में, आदमी वहां अंदर नहीं जा सकता। को रोड से घूम फिर लो, अंदर एंटर नहीं होगा। नो ह्यूमन एक्टिविटी बैन। नो ह्यूमन एक्टिविटी। सेंचुरीज में क्या होता है कि थोड़ी जगह के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है कि आप लकड़ी ले लो, आप घास काट लो, पानी लेना तो पानी ले लीजिए। और इसमें क्या है कि कोई एक विशेष स्पीसीज होती है, जैसे टाइगर हुआ, जैसे कोई बर्ड हुआ, जैसे कोई लंगूर हुआ, वो क्या है कि एंडेंजर और एक्सटिंक्ट में आ गई तो उसकी सुरक्षा होती है सेंचुरीज में, उसकी सुरक्षा होती है सेंचुरीज में। और इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, और ये नेशनल है, ये क्या है कि मोदी जी देते हैं इसके पैसे। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है कि बहुत बड़ा मामला है। ये कई कई किलोमीटर तक का एरिया जो है ना, सीधा ही कह दिया, ये जो कोंकण एरिया है इंडिया का, कोंकण एरिया, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन में मैंग्रोव, बंगाल का जो किनारे पर जो डेल्टा है वो बायोस्फीयर है। नॉर्थ ईस्ट में जो भी पहाड़ियां हैं, मेघालय की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की, वो पहाड़ियां क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर बताया था ना मैंने कि थ्री नॉन लिविंग स्फीयर्स के बीच में एक नैरो जोन होता है लिविंग जोन का, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है कि यहाँ प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज की संख्या जो है ना, सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ गाय गधे घोड़े ही मिलते हैं, वहाँ कैनाइन भी मिलेंगे, इंसेक्ट भी मिलेंगे, वहाँ वाइल्ड पेट सब जानवर मिलेंगे, और वहाँ आदमी भी रहेगा। लेकिन आदमी को ये बोला जाएगा कि आप श्रीमान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में रहिए, यहाँ जानवरों को, पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप आराम से रहिए। अब इनमें कोई पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व में कोई शिकार कर ले, पोचिंग कर ले, तो आजीवन कारावास तक होता है। भाई कब
15 या 20 ईयर्स पहले कोई शूटिंग के दौरान जैसलमेर में एक सेंचुरी के अंदर गया है कि वो कौन को फिल्मी हीरो है वो सलमान खान, उसने पोचिंग कर ली थी, शिकार कर लिया था हिरण का, डियर का। वो हिरण आज भी उसके गले में लटका हुआ है, मुकदमा चल रहा है, पता नहीं सजा होगी या नहीं होगी, मुकदमा चल रहा है। सजा होगी तो आजीवन कारावास हो सकता है। तो ये बचाओ अभियान है, बायोस्फीयर को बचाओ अभियान। अपने लास्ट में जो पढ़ते हैं ना, पार्क्स है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हो भाई। स्कूल में आपकी जो मैडम है, टीचर है, वो क्या कर सकते हैं कि जंगलों में कैंप फायर रख सकते हैं। तो वहाँ आप क्या है कि जाकर प्लांट्स को देखोगे, एनिमल्स को देखोगे, कैसे किससे बचाव करना है, कैसे किससे बिहेव करना है। तो आपका नेचर के प्रति आपकी जानकारी होगी कैंप फायर्स को। ये यही तो अवेयरनेस अवेयरनेस प्रोग्राम। और जब जून जुलाई अगस्त में जो वर्षा होती है तो आप वन महोत्सव मनाते ही हो। सारे बच्चे क्या है कि प्लांटेशन करते हैं, सारे फैमिली वाले क्या है कि एक प्लांट तो हम भी लगा के ग्रो करें, फिर उसको उगते हुए देखते हो तो आपका मन बड़ा राजी होता है। तो ये क्या है कि ये बातें अवेयरनेस प्रोग्राम में, ये बचाओ प्रोग्राम में आ जाती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम किस प्रकार का, ये आप लिख सकते हो। ये कानून का थोड़ा सा जिक्र मैंने कर दिया था, मुकदमे का। लाज भी बहुत भयंकर है, उम्र कैद तक हो सकती है यदि आप बायोस्फीयर के किसी स्पीसीज या जानवर को, चंदन की लकड़ी मिल गई किसी के पास, जब्त हो गई लाल चंदन की, तो जैसे अफीम पकड़ने का केस होता है वैसा का वैसा केस हो जाएगा उसके मुकदमा। लाज है। और सारे देशों ने मिलकर क्या है कि एक बना रखा है साइट्स कानून। ये जितने भी इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, टी का मतलब ट्रेड, और ई का मतलब एंडेंजर्ड, एस का मतलब स्पीसीज, इस पर कन्वेंशन हुई। सारे देशों की कन्वेंशन हुई कि इंटरनेशनल ट्रेड जो व्यापार कर रहे हैं लाल चंदन का, जानवरों के खाल का, टाइगर का, हाथी दांत का मार मार कर, जो एंडेंजर्ड हो गई हैं स्पीसीज, एक्सटिंक्ट हो गई, उनका जो शिकार हो रहा है, उनको बचाने के लिए ये लॉ बनाइए सारे देशों में। और सारे देशों ने अपने अपने लॉ बना रखे, इंडिया ने भी बना रखे, इसी साइट्स के अंडर में लॉ बना रखे इंडिया ने। ये तो अभी तक कहा गया है कि जो साइट्स साइट्स जो है ना, सारे इंटरनेशनल एरेना में इसने अभी तक जो है 28,000 यानी 28,000, रफली 28,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा की स्पीसीज बचा चुके हैं ये, वरना वो नष्ट हो जाती, खत्म कर देता आदमी की एक्टिविटी या नेचर की एक्टिविटी से खत्म हो जाते। इसी प्रकार से 5,000 फोना, फोना का मतलब एनिमल, और 28,000 फ्लोरा यानी प्लांट्स। तो इतनी संख्या में बोला गया है कि साइट्स ने बचा लिए, सेव कर लिए, कंजर्व कर लिए, बचा लिए। तो लास्ट का अपना हो गया बचाओ। अब बचा ही क्या, अब तो नए टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।